नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मार्गदर्शन बाय अलकान सर पर। और आज के वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का लेक्चर। और इसके तहत आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष पर। हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर चर्चा कर लिया है और अब हम मगध के उत्कर्ष की बात करेंगे कि मगध जो है वो क्यों एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। आपको महाजनपद की भी क्लास कराई जा चुकी है, तो महाजनपद में आपको मगध जो है एक महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। तो अब ये मगध का उत्कर्ष जो है ना वो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो मगध के उत्कर्ष के लिए जिम्मेदार थे। तो चलिए आते हैं। पहला इसका जो कारण है वो है इसकी भौगोलिक अवस्थिति। मतलब इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार की थी जो इसको रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बनाता था। क्या था इसका भौगोलिक स्ट्रेटजी? ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ था और एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब नदी पहाड़ से घिरे हुए होने के कारण इस पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण आसानी से संभव नहीं था। मतलब कोई कर नहीं पा रहा था। एक तो ये खुद को वो बहुत अधिक सुरक्षित रख पा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दूसरी बात क्या हो गई कि अब चूंकि तीन तरफ से नदी है, एक तरफ से पहाड़ है, तो इनके लिए जो आपको ट्रेड होता है, व्यापार होता है, व्यापार भी काफी सुगम हो गया था। साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति होने के कारण क्या होता है कि नदी जहां होता है तो वहां के आसपास के क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होती है। तो ऐसे में उपजाऊ मिट्टी इन लोगों को एक वरदान के रूप में मिला हुआ था जो कृषि कार्य करने के लिए काफी महत्वपूर्ण था। अब देखिए इसका दूसरा जो है ये है लौह अयस्क। मतलब ये जो क्षेत्र जहां है मगध का, वहां पे लौह अयस्क की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी। इसीलिए उस लोहे के प्राप्त होने से यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते थे वो उसको आसानी से बना पाते थे। जब एग्रीकल्चर में, कृषि कार्य में जो उसके प्रयोग होने वाले जो उसमें औजार होते थे, जैसे हल का होना, ठीक है, इसके बाद फावड़ा, हाशिया सब का होना जो था, ये सब क्या करता था उस समय में लोगों का जो कृषि कार्य होता था उसमें एक बदलाव लाया, बहुत ही व्यापक परिवर्तन लाया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया। ना सिर्फ उसमें बल्कि यातायात में भी जो रोडवेज होता है उसमें भी काफी परिवर्तन लेके आए वहां के ये लोहा की उपलब्धता। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ सैनिक के जो साजो सामान होते थे, सैनिकों की जो रक्षा के लिए जो लोहा का जो कवच होता था वो काफी महत्वपूर्ण होता था, तो उसका भी वो लोग उपयोग करते थे। अगला है नदी के किनारे होना। ये इसके महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफिकल जो विशेषता है वो है, जैसे गंडक नदी। आपको बता दें कि गंडक नदी जो है बिहार की जो उत्तरी सीमा होती है उसको बनाती है। तो कहीं ना कहीं मगध जो है वो खुद को सुरक्षित रख पा रहा था इन सब नदी की वजह से। गंडक नदी, सोन नदी और कहीं एक तरफ गंगा नदी। तो ये तीन तरफ नदियों से घिरा हुआ होना और राजगीर में पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो होता है। तो ये नदी किनारे होना ये काफी महत्वपूर्ण था। अगला है हाथी और अश्व। यहाँ पे सैनिकों के लिए हाथी और अश्व की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी। इसीलिए कोई भी अन्य जो जनपद थे या महाजनपद थे उसकी सेना ये हिमाकत नहीं कर सकता था कि मगध पर वो आंख उठा के देखे। और ऐसे में ये क्या करता था, मगध को काफी महत्वपूर्ण बनाता था। साथ ही साथ कृषि कार्य, यहाँ पे कृषि कार्य बड़े पैमाने पे हो रहे थे। और कृषि कार्य से क्या था कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, कृषि कार्य से मगध की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी, काफी मजबूत हो गई थी। और इसीलिए इस स्थिति में कोई अन्य महाजनपद नहीं था। नेक्स्ट है व्यापार। चूंकि नदी से ये जुड़ा हुआ था तो ऐसे में व्यापार के जो साधन होते हैं वो भी पर्याप्त रूप से इनके पास उपलब्ध होता था, मौजूद था। और ये आपको ये सारा जो फैक्टर्स होता है ये मिलकर क्या करता है, मगध के उत्कर्ष का कारण बनाता है। आपको बता दें कि मगध का जो सबसे पहले जो वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? मगध का सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं कि चूंकि ये सब फैक्टर्स यहाँ मौजूद था तो अब क्या होता है कि राजनीतिक जो एकता होती है, जो राजनीतिक गतिविधि होती है वह यहाँ ये भी शुरू हो गया। किसी न किसी प्रकार से क्या होगा कि वहां पे सत्ता में जो लोग हैं वो बैठे रहेंगे, मिलेंगे होंगे और वहां पे शासन को चलाएंगे, सत्ता को चलाएंगे। तो अब क्या होता है कि महत्वपूर्ण राजवंश, यहाँ पे हम देखते हैं कि मगध का जो संस्थापक होता है, मतलब राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली, वो बृहद्रथ थे। हालांकि बृहद्रथ वंश भी कहा जाता है इसको। बृहद्रथ थे और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। तो संस्थापक कौन हो गया मगध का? तो बृहद्रथ था।
विदरथ इसका संस्थापक था। इसके बाद जो अगला वंश आता है मगध में, वो क्या होता है, उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने जो सत्ता ग्रहण किया, वो आपको सत्ता ग्रहण करता है ये किया है 544 ईसा पूर्व में, और वहां से लेकर के फिर 493 ईसा पूर्व तक लगभग 52 वर्षों तक इन्होंने शासन की चलाया। कहाँ पे, ये आपको राजगृह में, क्योंकि मगध की राजधानी यहाँ पे राजगृह बनाया गया था, तो राजगृह में ये 52 वर्ष तक शासन इन्होंने चलाया। इसका दूसरा नाम श्रोणिक भी है, बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। और बिंबिसार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की, डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव होता है उन्होंने लिया, वो था वैवाहिक संबंध करके दूसरे राज्यों को अपने राज्य से मिला लेना। तो ये शादी कूटनीति मतलब मैरिज डिप्लोमेसी जो होती है वो उनकी काफी सफल रही है। और मैरिज डिप्लोमेसी में क्या किया गया, काशी वज्जी और कौशल के जो साम्राज्य हैं उसको अपने साम्राज्य से मिला लिया गया। तो ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है बिंबिसार की। कहा जाता है कि बिंबिसार जो है वो जैन धर्म के मानने वाले थे। बौद्ध धर्म, कहीं कहीं पे बौद्ध धर्म की भी चर्चा आती है कि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले भी थे, मतलब बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिए थे। बिंबिसार की हत्या जो है इनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है। बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है 493 ईसा पूर्व में। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। न सिर्फ अजातशत्रु को बल्कि इसके बाद जो अजातशत्रु के भी पुत्र होते हैं वो भी अपने पिता की हत्या करते हैं। इसलिए इस वंश का नाम ही पितृहंता वंश कहा गया कि ये पिता के हत्यारे, मतलब पिता का हत्या करने वाला वंश है। अजातशत्रु आपका यहाँ पे जो बिंबिसार है उसका उत्तराधिकारी बना, बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का जो कार्यकाल है वो 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक था। और ये लगभग 32 वर्षों तक शासन चलाए, मतलब मगध में 32 वर्षों तक शासन में अजातशत्रु रहते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा याद कीजिए, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको रिकॉल भी कीजिए कि आखिर वो कौन सा बौद्ध संगति था जिसको अजातशत्रु ने कंडक्ट करवाया था। ये हम बताएंगे नहीं, आप खुद रिकॉल कीजिए, वीडियो रोक करके रिकॉल कीजिए। उसके बाद कुनिक, इसका नाम जो अजातशत्रु का वो कुनिक कहा जाता है। और उसके बाद अजातशत्रु की जो महत्वपूर्ण जो पहल थी, जो महत्वपूर्ण युद्ध था कह सकते हैं, अजातशत्रु के एक अमात्य थे वरस्कार, एक नाम था उसका, वरस्कार नाम था। और इसके सहयोग से अजातशत्रु ने, चूंकि बिंबिसार के बाद जो वज्जी था उसको जीत लिया गया था, लेकिन फिर वो वज्जी अलग हो गया था मगध से, तो फिर से वैशाली को विजय करने का अभियान अजातशत्रु ने चलाया और वैशाली को जीत भी लिया। उसमें याद रखिएगा वरस्कार जो है ये अजातशत्रु का अमात्य था, मंत्री था। तो ये था आपका अजातशत्रु। अब आते हैं अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उन्होंने क्या किया था, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। कब की थी, तो वो की थी 461 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु की हत्या कर दी गई 461 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु क्या किए हैं, पाटलिग्राम, पहले पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम हुआ करता था, उसका नाम बदल करके उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया और अभी पटना है। आपको बता दें कि पटना जो है वो मध्यकालीन भारत में ये इसका नाम शेरशाह सूरी ने रखा था पटना। तो पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया, मतलब पहले वो राजगृह था, मतलब अजातशत्रु तक उसका नाम राजगृह था। उसके बाद फिर उदयन जब आते हैं तो पाटलिग्राम को, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं, राजधानी परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि ये भी अपने पिता की हत्या करते हैं तो पितृहंता वंश से जुड़े हुए थे। उदयन जैन धर्म के संरक्षक भी रहे हैं, कहा जाता है कि जैन धर्म के संरक्षक भी थे, जैन धर्म को मानते थे। तो ये था उदयन का। उदयन की मृत्यु जो है वो 444 ईसा पूर्व में हो जाती है। अब हर्यक वंश के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम था नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम था नागदशक। और नागदशक का कार्यकाल 444 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा है। ये कम समय के लिए ही रहा है। ये भी आपको अप्रॉक्स जो है आपको 32 वर्ष के आसपास इनका शासनकाल रहा है। नागदशक के शासनकाल के दौरान उनके एक अमात्य थे, अमात्य को मंत्री भी कहा जाता है, शिशुनाग, अमात्य को मंत्री भी कहा जाता है। तो शिशुनाग थे। तो शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक की हत्या करके अब हर्यक वंश का अंत कर देते हैं। कब कर देते हैं, 412 ईस्वी में हर्यक वंश का अंत हो जाता है। किसके द्वारा, नागदशक के द्वारा, क्योंकि नागदशक शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग क्या करते हैं, नागदशक की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर्यक वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जो शिशुनाग वंश है,
अब शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल है वो ये है 412 ईस्वी से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक। अब शिशुनाग वंश में पहले शासक शिशुनाग ही हुए और उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक हुआ। कालाशोक के समय में फिर से यहाँ पे आपको याद देना है कि यहाँ पे जो बौद्ध संगति हुई है वो आपको ये कालाशोक के समय में भी हुआ था बौद्ध संगति, लगभग ये सेकंड बौद्ध संगति, और फिर ये पाटलिपुत्र में आयोजित भी किया गया था। ये उनकी राजधानी जो है कालाशोक की, यहाँ पे राजधानी है कालाशोक की, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः बनाया, क्योंकि नागदशक और शिशुनाग के समय फिर से जो पाटलिपुत्र की राजधानी बदल गई थी तो वो फिर से पाटलिपुत्र आ गई, राजधानी का वो स्थापित किया था कालाशोक। और उसके बाद कहा जाता है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिनकी मृत्यु जो है 344 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो इस प्रकार से ये शिशुनाग वंश का भी अंत हो जाता है आपको 344 ईसा पूर्व में। तो ये दो महत्वपूर्ण वंश। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और नंद वंश के अंतिम शासक के बाद जैसे कहा जाता है कि नंद वंश जो शासन काल जो है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ऐसा जो ग्रंथ है उसे माना गया है कि नंद वंश में कुल मिलाकर के 9 शासक हुए थे। और 9 शासक में जो 2 महत्वपूर्ण शासक है, एक महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। जो महापद्मनंद थे उसकी चर्चा जो होती है उसका दूसरे नाम के रूप में उग्रसेन जो होता है, महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा गया। ये उग्रसेन भी थे। कहीं कहीं से एकराट, उन्होंने एकराट की भी जो उपाधि है खुद को ली थी। और अन्य ग्रंथों में सर्वछत्रांतक, इन्हें सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है महापद्मनंदन को। और इसके बाद महापद्मनंद के बाद जो अगला शासक होता है वो है अंतिम शासक धनानंद, मतलब नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद हुए। और इसी धनानंद के समय में क्या होता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त, ये जो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य भी बोलते हैं और चाणक्य भी बोलते हैं, वो धनानंद के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो विभाजन होता है, मतलब जो शेयर होता है अपना, वो लेने के लिए गए थे। उनसे डिप्लोमेटिकली जो बात करने के लिए गए हुए थे कि मगध पर जो आक्रमण है, विदेशी आक्रमण शुरू हो गया है, मगध राज्य कमजोर हो गया है, क्योंकि मगध का विस्तार बहुत बड़ा था। और ये महापद्मनंद के बाद जो धनानंद शासक थे वो विलासी शासक थे, उसका ध्यान किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य के विस्तार पर नहीं था, अपने प्रजा की जो रक्षा है उस पर नहीं था। इसीलिए उन्हें आगाह करने के लिए चाणक्य गए हुए थे और चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से धनानंद ने वापस भेज दिया था। और वहीं चाणक्य ने कसम खाई थी कि जब तक हम इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अपनी शिखा वो खोल ली थी। और इसके बाद क्या होता है कि धनानंद की जो हत्या होती है वो साजिश के आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके जो चाणक्य है वो करवा देते हैं। और इस प्रकार से जो नंद वंश होता है, जो आप क्या कह सकते हैं, अराजक राजवंश जो होता है मगध वंश का, समाप्त होता है। और उसके बाद फिर मौर्य वंश में मगध शिफ्ट होता है। तो मौर्य वंश की चर्चा जो है हम उसको अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम नंद वंश तक ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो किस्से कहानियां हैं चाणक्य के, वो आपको पढ़ने को मिलते हैं कि किस प्रकार से धनानंद को हराया गया, क्योंकि धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा था सेना। लेकिन अब समस्या इसके साथ ये था कि ये सेना सोई हुई सेना थी, मतलब इसमें एक ऐसा ये कह सकते हैं ना कि पहिया था, इसमें जंग लग चुका था। क्योंकि उनको लगता था कि हम हर तरफ से सुरक्षित हैं, बहुत बड़ी सेना है, और सुरक्षित होने की वजह से उसमें एक पूर्वाग्रह की भावना आ गई थी धनानंद में। और उस पूर्वाग्रह की भावना से वो देख नहीं पा रहा था कि किस प्रकार से मगध के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो गई थी। और इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती थी सिकंदर महान का। क्योंकि सिकंदर महान आक्रमण करने के लिए तैयार था। वो तो शुक्र था कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को क्रॉस करने से खुद को मना कर दी। वजह ये था कि धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी और भारत में क्या होता है कि सिकंदर बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रहा, इसीलिए अदरवाइज भारत का इतिहास कुछ और होता। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि सिकंदर जो है उसके आने के बाद भारत को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और उसके बाद जो मौर्य वंश है वो क्या क्या भारत में आपको परिवर्तन लेके आए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कमेंट भी करके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें वो रास्ता दिखाता है, हमारा उत्साहवर्धन भी करता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर, खुश रहिए।